वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारी एनुअल एग्ज़ाम के अतिरिक्त बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस चैप्टर अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर को आप विशेष अहमियत दें अपनी एनुअल एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और वो चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। यहाँ पर ये आखिर है क्या चीज़, तो यहाँ आपको बता दूँ कि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इसका एक विशेष महत्व है इस पार्ट का, और जिससे हम केमिकल रिएक्शंस की रेट एंड मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। मीन्स रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ डेफिनेशन हो जाएगा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। इसकी अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deal with study of rate of reaction and mechanism of reaction। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे रेट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होगा इसका वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि अभिक्रियाएं बहुत स्पीड चलती हैं। इट टेक्स फ्यू सेकंड्स, इट टेक्स पिको सेकंड्स, मतलब मीन्स दे आर कंप्लीट विद इन पिको सेकंड्स। तो ये कहलाते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। और इस प्रकार के अंतर्गत, इस टाइप्स के अंतर्गत, इस क्लास में ओनली वही केमिकल रिएक्शन आते हैं जिनमें आयनिक पदार्थ अभिकारक के रूप में हुआ करते हैं। मतलब आयनिक रिएक्शंस, ऑल आयनिक रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड इन दिस क्लास बिकॉज इट हैज़ वेरी लेस टाइम टू complete।
तो ऑल आयनिक रिएक्शंस आ जाएगा, ऑल आयनिक रिएक्शंस। और चूंकि इनकी अभिक्रियाएं बहुत फास्ट होती है, इसलिए इनकी स्पीड को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसे अभिक्रियाओं की रेट डिटरमाइन नहीं किया जाता। दूसरा होता है वेरी लो, इसका अपोजिट वेरी स्लो, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में जो अभिक्रियाएं जो बहुत मंद होती है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, समटाइम इट टेक्स मंथ, ईयर। तो इस कैटेगरी में बहुत स्लो चलने वाली अभिक्रियाएं हैं, मतलब ऐसे अभिक्रियाओं को कंप्लीट होने में बहुत समय लगता है, कभी कभी दिन, महीने, साल तक लग जाते हैं। तो ऐसे अभिक्रियाओं को इस क्लास में रखा गया है। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका लोहे पर जंग लगना, जिसको जो कभी कभी 4 महीना, 6 महीना, कभी साल भर ले लेता है। दूध से दही का बनना, ये सब जो स्पीड होते हैं ऐसे अभिक्रियाओं के, वो काफ़ी स्लो हुआ करते हैं। इसलिए यहाँ पर इसके स्पीड भी हम अपनी ऑब्जर्वेशन पीरियड में नहीं निकाल सकते, इसलिए इनके भी रेट्स को इस चैप्टर या इस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी नहीं करते। तीसरा रिएक्शन होता है इन दोनों के बीच में जो न तो अधिक फास्ट न ही अधिक स्लो होते हैं, और इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, मतलब विच टेक्स नाइदर फास्ट या विच टेक्स प्लेस नाइदर फास्ट नाइदर नॉर स्लो। रिएक्शंस which takes neither fast nor slow। मीन इसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में मॉडरेट। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज मॉडरेट रिएक्शंस। मतलब न तो ये फास्ट होते हैं और न ही बहुत स्लो होते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ अभिक्रिया ले लें, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जब डिकम्पोज होता है H2O देता है, ऑक्सीजन गैस देता है, ये मॉडरेट टाइप रिएक्शन है। अगर हम एस्टर की बात करें, एस्टर की हाइड्रोलिसिस की बात करें, तो यहाँ पर इथाइल एल्कोहल एंड एसिड जो बनते हैं, ये भी मॉडरेट टाइप रिएक्शन के श्रेणी में आते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो मॉडरेट टाइप कहलाते हैं। सो वी आर स्टडी द रेट ऑफ दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस इन केमिकल काइनेटिक्स या इन दिस चैप्टर। ये आपकी बात दिमाग में होना चाहिए। 1 नंबर के प्रश्न कि कौन सी टाइप की रिएक्शंस की रेट को स्टडी की जाती है इस चैप्टर के अंतर्गत, तो हमारे पास उत्तर होगी मॉडरेट टाइप रिएक्शन, मतलब जो ना तो अधिक फास्ट होते हैं, जो ना अधिक स्लो होते हैं। अब आते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन की ओर। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। इसको अगर सिंबलाइज कर लें तो डेफिनेशन बनाना आसान हो जाएगा। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से पहले मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन की बात करता हूँ। A2 प्रोडक्ट एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जो मॉडरेट टाइप है, और इसकी ज़रूरत होगी वह क्या होगी, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, चेंज इन concentration of reactant or product जैसा कि हमने क्या लिया, एक केमिकल रिएक्शन लिया A2 प्रोडक्ट,
इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस को लिख सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस की जा सकती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड अपॉन होती है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। अब यहाँ आप जानते हो जब भी कोई रिएक्शंस होता है तो स्टार्टिंग में उस रिएक्शन के चैम्बर में वनली एंड वनली रिएक्टेंट से अभिकारक हुआ करता है। जैसे जैसे टाइम पास होते जाती है, रिएक्शन से स्टार्ट होकर के जब पास होते लगता है तो उत्पाद बनने लगते हैं और रिएक्टेंट्स क्या होती है, कम होने लगता है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टू टाइम डिक्रीज़ होता है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होता है। एक छोटी सी बात उदाहरण ले लें हम लोग। अगर मान लो शक्कर की पानी में घुलना को केमिकल रिएक्शन माने, तो अगर 1 गिलास पानी में हमने 20 ग्राम शक्कर डाल दिया तो शक्कर शुरू में 20 ग्राम रहेगा। जैसे ही घुलना स्टार्ट होगा शक्कर की क्वांटिटी धीरे धीरे घटती जाएगी, प्रोडक्ट बनने लगेगा। तो शुरू में सॉल्यूशन फीका रहेगा, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसका मीठापन बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन प्रोडक्ट है, शुगर एंड वाटर क्या है, रिएक्टेंट है। तो इस केस पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास होने लगता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज़ होने लगता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होने लगती है, इंक्रीज़ होने लगता है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर न्यूमेरिकली इसको 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ या इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड सेकंड इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिख सकते हैं इसको डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और सेकंड अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो जाएगा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये दोनों का मिला जुलाया कंबाइंड फॉर्म है। समय के साथ देखो क्या होगी, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल। अब जरा हम एक रिएक्शन लेते हैं। देखो मान लो हमारे पास A + B इंटू प्रोडक्ट है, या इसको हम ऐसा लिखते हैं C, या ऐसा करते हैं इसको A to B लेते हैं, यहीं से ले सकते हैं इसको A to B। तो A to B में देखते हैं A रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट है। अब देखो वर्ड को ध्यान दीजिए, इसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, देखिए आप A है, और हमने 11th क्लास में पढ़ा है किसी स्पेसिस की कॉन्सेंट्रेशन को वो शो करने के लिए उसको बिग ब्रैकेट के अंदर डाला जाता है। ये इतना वर्ड क्या दिखाया गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और डिक्रीज मतलब चेंज है, तो यहाँ पर चेंज के लिए यहाँ पर डेल लगाए जाते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगी, टाइम इंटरवल मीन्स टाइम डेल टी हो जाएगा, और चूंकि डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन इसलिए यहाँ पे इसको माइनस से दिखाया जाएगा। मीन्स माइनस साइन हियर इंडिकेट्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। दूसरा इसकी बात करें तो यहाँ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलता है। तो प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास B है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ ब्रिक ब्रैकेट डालेंगे, चेंज के लिए ये डालेंगे, और अपान क्या हो जाएगा, डेल टी। ये एक प्लस साइन है जो कि लिखा नहीं जाता, इसका मतलब जो क्या दिखा रहा है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को शो कर रहा है, माइनस साइन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है। अब हम इसकी परिभाषित करना चाहें तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन। अगर हम मान लो यहीं पे लिखता हूँ, इफ़ अगर हम टाइम इंटरवल को अगर 1 मान लें, ये क्या कहलाएगी, यूनिट टाइम इंटरवल कहलाएगा या यूनिट टाइम कहलाएगा। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होगी, यूनिट टाइम या फिर इकाई समय अंतराल कहलाएगा। तो अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो क्या हो जाएगी,
इकाई समय अंतराल में अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। टाइम इंटरवल 1 हो जाएगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, हट जाएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। और ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। अगर इसको हम रिएक्टेंट के टर्म में दिखाएं तो क्या हो जाएगी, इसको अगर इसके बदले हम 1 लिखेंगे, ये ऐसा 1 लिखेंगे, इधर क्या आया, रेट आया, तो इस केस पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि इकाई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी अभिक्रिया दर के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम इसमें अगर 1 रखें तो प्रोडक्ट के टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इकाई समय अंतराल में उत्पाद की अभिक्रिया में दर या उत्पाद की अभिक्रिया में वृद्धि अभिक्रिया दर के बराबर होता है। मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बेस पर हो जाएगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके टर्म पे हो जाएगा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सो हम किसी रिएक्शंस के रेट को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड सेकंड इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी और क्वेश्चन के रूप में ले लें। मान लो अगर हमको एक छोटी सी प्रश्न पूछता है, हमको दिया है A + B × C + D एक रिएक्शन दिया है और हमसे पूछता है कि हम कितने तरीके से इस अभिक्रिया की दर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है, मतलब हम 4 तरीके से इसके अभिक्रिया की दर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें से 2 क्या होगी, रिएक्टेंट के टर्म में होगा और 2 क्या होगी, प्रोडक्ट के टर्म में होगा। सो वी आर एबल टू से we are express the rate of this reaction in 4 ways, in which 2 is in term of reactant and another 2 in term of product। ये हो जाएगा। और अगर मान लो हमको ऐसा देता है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, 3 तरीके से। और यहाँ पर 2 अभिकारक के पदों में और 1 उत्पाद के पदों में होगा। अगर इसी को अगर ऐसा कर दें हम, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, हम यहाँ इस तरह से एक्सप्रेस करें तो 3 तरीके से कर सकते हैं। इसमें 1 अभिकारक के पद में होगा और 2 उत्पाद के पद में होगा। ये तो हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखने जा रहे हैं कि कुछ अभिक्रियाओं की रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ अभिक्रियाएँ, देखिए मैं एक स्टिचियोमेट्रिक रिएक्शंस की एग्जांपल ले रहा हूँ। स्टिचियोमेट्रिक रिएक्शन की अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पर A टू प्रोडक्ट, सरल तरीके से लेते हैं, A टू B से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा इसकी दर को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगी कौन से A के टर्म में, जो कि ऐसा हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ये इस तरह से हो जाएगा। अब क्वेश्चन आती है क्या ये दोनों बराबर हैं? तो इसको पहचानने के लिए हम देखें तो ये क्या दिखा रहा है, इस अभिक्रिया के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम में A की कॉन्सेंट्रेशन में कमी को दिखा रहा है और ये B की कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि को बता रहा है, या B के टर्म में वो रेट है और ये A के टर्म में। ये रिएक्शन दिखा रहा है कि जिस समय A का A मोल कन्वर्ट होता है B में, या एक सपोज इसको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन ले लें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले लें, कुछ भी एक रिएक्शन का नाम दे दें तो समझना आसान हो जाएगा। अगर इसको मान लो सपोज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं तो उस वैसे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है, बिगर मॉलिक्यूल्स टूट करके कम से कम 2 स्पेसिस बनाएगा। यहाँ पर एक ही स्पेस है, इसलिए हम इसको डिकम्पोजिशन नहीं बोल सकते, चलो रीअरेंजमेंट बोल देते हैं। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर
एक मोल जब रीअरेंज होता है तो ये क्या कहेगा, रेट, ये जो एक्सप्रेशन है क्या दिखाएगा, रेट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ ए कुछ शो कर रहा है। और उसी टाइम पर रिएक्शन में देखो एक मोल बी बन रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ बी दिखा रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी दिखा रहा है, और ये रेट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ ए को दिखा रहा है। और यहाँ ये स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इन reactant and the number of moles in product are equal, so this type of equation is known as the stoichiometric reaction। और यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन में ऑलरेडी क्या होगी, एक मोल रीअरेंज होकर के एक मोल बना रहा है, माने दोनों की रेट क्या है, इक्वल है, इससे क्या हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पास जो स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शंस होते हैं उनकी रेट को एक्सप्रेस करना बड़ा आसान है। अब जैसे हम देखें a प्लस बी सी प्लस डी अगर लेते हैं, इसको अगर एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी, ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी, ये भी रिएक्टेंट है इसलिए भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या है, प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पर ये प्लस फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे क्या, ये भी प्रोडक्ट है इसलिए प्लस फॉर्म में रहेगा। मतलब वी आर एक्सप्रेस इन दिस 4 वेज टू द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ अगर देखिए ये भी स्टोइचोमेट्रिक, देखो 1 मोल ए रिएक्ट कर रहा है 1 मोल बी से, 1 मोल सी बना रहा है 1 मोल डी बना रहा है। इसका मतलब कि जिस समय में ए का 1 मोल रिएक्शन में भाग ले रहा है, मीन्स कंज्यूम हो रहा है, उतने ही समय में बी का भी 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, ठीक उतने ही समय में 1 मोल सी बन रहा है और 1 मोल डी बन रहा है। और तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है ये, कि इसकी रेट को दिखा रहा है, के अकॉर्डिंग रेट दिखा रहा है, या के रिस्पेक्ट ये दिखा रहा है बी के, सी के और डी के। और चूंकि सब में एक एक है, ये क्या होगी, ये इक्वल होंगे, ऑलरेडी ये इक्वल हो जाएगा। तो जितने भी स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शंस होते हैं उनकी रेट को एक्सप्रेस करना बड़ा आसान है। कोई भी रिएक्शंस अगर हमको दिया रहेगा तो बड़ी आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम नॉन स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शंस की बात करें तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शंस की रेट को एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करते हैं, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाता है एंड ऑक्सीजन गैस देता है। अगर इसको हम बैलेंस करें तो ये हो जाएगा ऐसा, और ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, मीन्स नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस बना रहा है। तो चलिए इसकी हम पहले इसके रेट को एक्सप्रेस करते हैं। चूंकि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रिएक्टेंट है इसलिए क्या होगी, N2O5, ये दिखा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। चेंज के लिए हमने डेल लगाया और दर में क्या होगी, डेल टी हो जाएगा, चूंकि रिएक्टेंट इसलिए माइनस हो जाएगा। और यहाँ हम देखें तो क्या हो जाएगी, ठीक इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर NO2 डाल देंगे और ये क्या हो जाएगा, डेल टी, चूँकि ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखें हम तो डेल O2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, डेल टी, यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस हो जाएगा। मतलब 3 तरीके से हमने एक्सप्रेस कर दिया जैसा हमने सीखा था। और ये क्या है, अरस समीकरण अभिक्रिया है। देखो 2 मोल डिकम्पोज हो रहा है तो 4 मोल ये बन रहा है और 1 मोल ये बन रहा है। तो यहाँ पर सबकी नंबर ऑफ मोल्स एक जैसे नहीं हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, वो नॉन स्टोइचोमेट्रिक कहलाएगा सरल शब्दों में। तो जरा देखते हैं हम क्या ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो चलिए इसके लिए हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों के बीच। इसमें क्या हो रहा है, 2 मोल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज होकर के 1 मोल ऑक्सीजन गैस बना रहा है। इसका मतलब यहाँ इन दोनों की अगर रेट लिखें हम लोग तो क्या मिलेगी, रेट N2O5 अपॉन डेल टी माइनस हो जाएगा, और इधर है हमारा ऑक्सीजन का ये O2 अपॉन डेल टी। तो ज़रा देखिए क्या बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जब 2 मोल डिकम्पोज होता है तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस बनता है। मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है वो डिकम्पोजिशन रेट ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को शो कर रहा है, जबकि ये जो एक्सप्रेशन है वो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन की रेट को शो, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन को शो कर रहा है। और रिएक्शंस बता रहा है कि जिस समय में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की 2 मोल डिकम्पोज हो रहा है
तो उतने में क्या हो रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस बन रहा है। मीन्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज डबल्ड या 2 टाइम्स देन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। जबकि यहाँ पर अगर इसको इक्वल करते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मोल के डिकम्पोजिशन को बता रहा है और 1 मोल की फॉर्मेशन को बता रहा है। तो यहाँ पर दोनों की रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन दोनों इक्वल हो जाएगा, जबकि यहाँ ये रिएक्शन में नहीं है। यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज डबल्ड देन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। जितने समय में इसका 2 मोल डिकम्पोज हो रहा है इतने समय में हो जाएगा। अगर इसको हम इक्वल करें तो क्या हो जाएगी कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, देखो 2 तरह से बोल रहा हूँ, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज द डबल देन द फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। या हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको अगर आधा कर देते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगी, इसकी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का हाफ हुआ है और वो इसके इक्वल के बराबर हो जाएगा, तब ये बराबर होते हैं। इसी तरह से अगर इन दोनों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, जिस टाइम पर 4 मोल नाइट्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस बन रहा है, मीन्स यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन है, दोनों सेम नहीं है। मीन्स नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बनने की दर ऑक्सीजन की बनने की दर की चौगुनी है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बनने की दर ऑक्सीजन की बनने की दर की चौगुनी है, बराबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर बराबर नहीं लगा सकते और अगर बराबर करना है तो हमको इसको इक्वेट करना पड़ेगा, और इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की बनने की दर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बनने की दर की 1/4 है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, हम इसको चौथाई करते हैं तो 1/4 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखो क्या करते हैं, इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, हाफ है, ये ऐसा हो जाएगा। ये तीनों हो गए हमारे पास नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शंस की रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका है। यहाँ आपको बता दूँ, मैं इतनी बड़ी बातें आपके सामने रखी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शंस की रेट को इक्वलाइज करने के लिए, तो किसी को कठिन भी लगा होगा, पर यहाँ पर इसको और सरलीकृत की जा सकती है, सिंप्लीफाई की जा सकता है। यहाँ पर जरा देखिए आप, इस रिएक्शन में 2 क्या थी, कोफिशिएंट था नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो। यहाँ पर 4 क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, और ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन 1 है। हमने क्या किया, अगर इसको मैं मिटा दूँ तो ये हमारे पास क्या हो गया, सामान्य या स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शंस की रेट को एक्सप्रेस करने जैसा है। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इसकी कोफिशिएंट को आप डिवाइड कर दो, पहले यही तो था, और यहाँ पर क्या थी 1/4 कर दें, जो कि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, इसलिए हम 1 लिखते नहीं हैं, ये मतलब है। तब हमारे पास क्या आ गया रिएक्शन कि हम बड़ी आसानी से नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शंस की रेट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बशर्ते कि क्या करना पड़ेगा, रेट लॉ के जैसा सिंबल यूज़ करेंगे, और जो उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, रस समीकरणीय गुणांक होगा, उसको क्या करेंगे, सीधा उसे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए एक दो एक्सपेरिमेंट लेते हैं और 1-2 एक्सपेरिमेंट लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो, मान लो हम देखते हैं H2 + I2 इज इक्वल टू लेते हैं 2 HI। उस केस पर अगर देखें तो इसकी रेट को हम लें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/ΔT ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है। फिर हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन/ΔT, ये भी रिएक्टेंट है इसलिए माइनस हो जाएगा। और ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI/ΔT, ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस होगा। चूंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो आप 2 से भाग दे दो, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगी आपको, ये तीनों दर इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मान लो हम देखते हैं O3 जब डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस देता है, तो इसको अगर हम ऐसा लिखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन की बात करें तो उस केस पर यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेल O3/ΔT
ये हाफ हो जाएगा क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, और इक्वल हो जाएगा 1/3 O2 अपॉन ΔT। इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन का, देखो स्टोइचोमेट्रिक का तो सरल ही था, नॉन स्टोइचोमेट्रिक को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया, तो हम स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक दोनों की रेट को डिफाइन या एक्सप्रेस करना हम सीख गए हैं। कई बार हमारी एनुअल एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमने देखा है, कुछ क्वेश्चंस देता है रिएक्शंस और उसकी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमको अगर ये ज्ञान हो तो बड़ी आसानी से हम उसको प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। अब हम चलेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, औसत एवं तात्क्षणिक, औसत एवं तात्क्षणिक। यहां ध्यान रखिएगा आप, अभी जो हमने दर सीखा वो औसत दर थी, उसका कारण क्या है। मान लो मैं यहां पर एक रिएक्शन लेता हूं A2 प्रोडक्ट या B लेता हूं और हम मानते हैं कि 20 ग्राम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 20 है। उस समय क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। जब कब थी, जब t = 0 था। माना कि हमने t = 1 मिनट की बात करते हैं, तो 1 मिनट में सपोज इसका 5 ग्राम क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है B में। तो यहाँ 5 ग्राम, तो यहाँ कितने बचेंगे हमारा 15, और यहाँ क्या हो जाएगी 5। अगली t = सेकेंड मिनट में हम देखें तो मान लो 3 ग्राम कंज्यूम हो जाता है, यहाँ बचेगा 12, यहाँ हो जाएगा 8। अगले 3 मिनट में अगर देखते हैं तो यहाँ पर मान लो 1 ग्राम कन्वर्ट होता है 11, और ये हो जाएगा 9। इस केस पर अगर रेट देखें हम तो यहाँ पर देखो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी 15 ऋण 20, क्योंकि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 15 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 20 है। मीन्स क्या हो जाएगा 0 माइनस t हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा। फाइनल टाइम 1, इनिशियल टाइम 0, और ये रेट आया हमारे पास क्या आई -5/1। अब यहाँ पर दूसरे इंटरवल के लिए देखें तो यहाँ पर देखो दूसरे में क्या है, इसका फाइनल है 12 और इसका इनिशियल है 15, इसका फाइनल है 2, इसका इनिशियल है 1। यहाँ निकालेंगे तो क्या आ रहा है -3 आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि अलग अलग टाइम इंटरवल पर एक ही अभिक्रिया की जो रेट है वो अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम इसी अभिक्रिया को अलग अलग ऑब्जर्वर को रेट निकालने के लिए बोलें तो जो पहला मिनट वाला जो ऑब्जर्वर होगा वो इसकी रेट को 5 रिपोर्ट करेगा, सेकेंड ऑब्जर्वर इसको क्या करेगा 3 रिपोर्ट करेगा, -3 रिपोर्ट करेगा, अगला और कुछ रिपोर्ट करेगा, अगला और कुछ रिपोर्ट करेगा। माने एक ही अभिक्रिया की दर अलग अलग आ रहा है, इसलिए हम कोई नियम ही नहीं बना सकते, हम कह ही नहीं सकते कि इस रेट अभिक्रिया की दर क्या है। तब क्या करते हैं हम, जब ऐसे ही भौतिक परिणाम हमने पढ़ा है 11th क्लास में, जब भौतिक राशियों के मापन में एक परिणाम जब अलग अलग आते हैं तो हम औसत निकालते हैं उस परिणाम को एकीकृत करने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या होगी, सभी परिणामों को औसत निकाली जाएगी और जो आएगा वही क्या होगी, इसकी दर कहलाएगा। हमारे द्वारा कहा जाएगा कि इस अभिक्रिया की दर इतना है, ये कहलाता है एवरेज रेट। और एवरेज रेट में आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पर द रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हुआ करता है, जो कि दिक्कत पैदा कर रही है किसी रिएक्शन के एक्यूरेट रेट को शो करने में। तब इस केस पर क्या करते हैं हम लोग, अच्छा आपसे पूछेगा कि किसी अभिक्रिया की औसत दर अलग अलग आती है क्यों, या औसत दर में व्यक्त करते हैं क्यों, तो यहाँ हम बोलेंगे चूंकि अभिक्रिया की दर
अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, और चूंकि समय के साथ सांद्रता घटते जा रही है इसलिए अभिक्रिया की दर भी धीरे धीरे घटते जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से ले लूँ, सामान्य हमारे दैनिक जीवन पर आपके और हमारे साथ सब होते हैं। मान लो अगर हमको लंबे समय से खाना नहीं मिली है और हम भूख से त्रस्त हैं, और यदि हमको अचानक खाना मिल जाए तब आप जानते हैं कि जैसे ही खाना आता है तो हम खाने पर लपक जाते हैं। और जो रेट ऑफ इंटेकिंग होता है हमारा, निवाले के थ्रू जो हम खाना खाते हैं तो शुरू में हमारी निवाला फटाफट अंदर जाता है। जैसे जैसे पेट भरते जाता है रेट ऑफ इंटेकिंग ऑफ फूड क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और हम धीरे धीरे खाने लगते हैं। इसी का तो नतीजा है कि उस स्टार्टिंग खाने पर जब भूख लगी है तो सब्जी की मिनीमेक नहीं दिखता, लेकिन जब पेट भरते जाती है तो सब्जी की मिनीमेक समझ में आने लगती है। ये सब फंडा इसी पर भी लागू होते हैं कि एवरेज रेट है ये। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक का मतलब होता है मोमेंट टाइम, क्षणिक टाइम। क्षणिक टाइम पर किसी अभिक्रिया की जो दर होती है वो कहलाता है तात्क्षणिक दर। क्षणिक समय में अभिक्रिया की जो दर होती है वह कहलाता है तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक दर, द रेट करेस्पॉन्ड टू मोमेंट टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तात्क्षणिक दर कहलाती है। अब जरा देखो, हमारे पास क्या आया था, एवरेज रेट को हमने लिखा था। मान लो इस चीज़ की बात करें ए टू बी का, तब हमने लिखा था ए, और ए क्या था, डेल टी। अभी आपने देखा है हमने जब अंतर निकाली थी क्या आया था हमारे पास, A2 माइनस A1 अपॉन क्या था, T2 माइनस T1 आया था। याद करो, इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम करके निकाल के हमने निकाला था। ये एवरेज था, माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा। मीन्स हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में कमी है या वृद्धि हो सकती है प्रोडक्ट के केस पर। मीन्स ये एक्चुअल में क्या इंक्रीमेंट है, यह भी क्या है, टाइम इंक्रीमेंट है। एक कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को शो कर रहा है, और इसको अलग से प्राप्त किए थे, याद करो यहीं पे, और इसको भी अलग से प्राप्त करे थे। मतलब कुल मिला के जो एवरेज रेट है वो क्या है, द रेशियो ऑफ टू इंक्रीमेंट्स है, दो वृद्धियों का अनुपात है वो, जिसमें दोनों को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। जब मान लो हम अगर समय को घटा दें, यहाँ पर इसकी अगर क्या कर दें, समय, चूंकि डेल टी क्या थी, 1 मिनट थी, 1 मिनट को अगर घटा के 1 सेकंड करें तो 1 सेकंड 1 मिनट से बहुत छोटा समय होता है, इसलिए उस रिएक्टेंट की बहुत कम मात्रा प्रोडक्ट में चेंज होगी, और जो दर आएगा उसमें क्या होगी, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, दर क्या हो जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे। अभी कितनी आई थी दर, 2 का अंतर आया था, 1 सेकंड करेंगे तो कम हो जाएगा, 1 सेकंड का और 20वां हिस्सा कर देते हैं तो और भी कम हो जाएगा। ऐसी समय को अगर घटाते जाते जाएँ या समय इंटरवल, टाइम इंटरवल को 0 की ओर शिफ्ट करते जाएं, तो जो रेट में जो डिफरेंस आ रहा था वो क्या हो जाएगी, क्लोज होते जाएगा वो, और एक ऐसा स्थिति आएगा कि सब रेट इक्वल हो जाएंगे। और ये हो जाएगी हमारे पास, अगर हम लेते हैं यहाँ पे डेल टी ट्रेंड टू 0, डेल टी ट्रेंड टू 0 करते हैं इसी में, तब यहाँ पर क्या हो जाती है, जो रेट प्राप्त होता है वो कहलाता है माइनस डी ए अपॉन डी टी हो जाता है, माइनस डी ए अपॉन डी टी हो जाता है। और ये कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और इसमें अंतर ये है, एक्चुअल में ऐसा है, डी अपॉन डी टी है और ये ए है। और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में माइनस साइन का लिखना फॉर रिएक्टेंट साइड के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन का लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं लिख सकते हैं, ये इसका। और ये भी दिखा रहा है, ना तो हम डी ए को एक साथ अलग से निकाल सकते हैं, ना ही डी टी को, जबकि क्या दिखा रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। इसका मतलब है
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन को बता रहा है। इसके जैसा हम अलग से डेल ए डेल टी निकाल रहे थे वैसा यहाँ नहीं निकाल सकते। ये दोनों में बेसिक अंतर है। और डेल का अर्थ आया है हमारे पास परिमित चेंज के लिए आया है, फाइनाइट चेंज के लिए आ रहा है, परिमित परिवर्तन हेतु आया है। और ये क्या है आपका, यहाँ पर जो डी आया है सिंबल वो सूक्ष्म परिवर्तन के लिए आया है, सूक्ष्म परिवर्तन। तो अगर हम ताक्षणिक दर को परिभाषित करना चाहें, एक परिभाषा तो यहाँ पर हो गई है, दूसरी परिभाषा अगर परिभाषित करना चाहें तो क्या होगी, देखो ऐसा करने पर ये आ रहा है। तो किसी अभिक्रिया की ताक्षणिक दर उस औसत दर के बराबर होता है जिसमें समय जीरो की ओर प्रवृत्त होता है, या टी समय जीरो की ओर ट्रेंड होता है, प्रवृत्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर बताया मैं इसमें माइनस लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो किसी भी देखिए क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है और कहाँ से निकाला है हमने, एवरेज रेट से। क्या लगा के डेल टी ट्रेंड टू जीरो, तो इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करना है। और क्या हो जाएगा, किसी अभिक्रिया की ताक्षणिक दर, किसी अभिक्रिया की ताक्षणिक दर उस औसत दर के बराबर होता है जिसमें समय अंतराल जीरो की ओर प्रवृत्त होता है। मतलब रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन विच टाइम इंटरवल इज ट्रेंड टू जीरो, जीरो की ओर प्रवृत्त होता है। यह है हमारा ताक्षणिक दर। अब हम चलते हैं कुछ ग्राफ से देखें तो मिलेगा अपने को, यहाँ हो जाएगा, ये मान लो ये टाइम है और ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। तब शुरू में देखो टाइम जीरो होती है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, रिएक्टेंट का सर्वाधिक होता है, इसलिए यहाँ पे रहेगी। मान लो जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन नीचे गिरते जाएगी और समय के साथ साथ रिएक्शन क्या होती है, स्लो होने लगता है, एक समान स्पीड से नहीं चलता है। अगर एक समान स्पीड से चलती तो अभिक्रिया क्या होती, ऐसा होता। चूंकि जानते हैं ये सांद्रता पर डिपेंड करता है और सांद्रता यहाँ घटते जाती है, इसलिए एक समान रफ्तार से गिरता नहीं है। यहाँ शुरू में क्या होती है, जल्दी जल्दी होता है और बाद में क्या होती है, स्लो हो जाता है। इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा प्राप्त होगा। इसलिए इसका ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। अगर इसी को हम एक प्रोडक्ट के केस में यहीं पर जोड़ दें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट की दिखा रहा है, तो इस टाइम पर क्या होगी, प्रोडक्ट सर्वाधिक होगा और ये रिएक्टेंट क्या है। और जैसे जैसे इधर चलेंगे तो क्या होगी, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिरते जाएगा। ये ऐसा है, ये क्या है, रिएक्टेंट के पद में है और ये क्या है, प्रोडक्ट की टर्म में है। ये तो हो गई ग्राफ। चाहे तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं या फिर एक में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्राफ से अभिक्रिया की दर कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की बात कर रहा हूँ, या एवरेज को देख लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसके केस में, ग्राफ से। देखिए अभी हमने देखा ये टाइम है और ये क्या हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तब हमको ग्राफ मिला था ऐसा मिला था। जब एवरेज निकालना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ पर कोई दो पॉइंट चूज करते हैं। मान लो हमने ये लिया C1, ये लिया C2, इसके करेस्पॉन्ड टाइम क्या है, देखो ये T2 है, इसके करेस्पॉन्ड टाइम क्या है, ये T1 है। और यहाँ से देखो ये कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस है तो ये C1 का लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे, और ये क्या है, ऐसा है। तो इस कंडीशन में देखो इसकी जो दर होगी, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स dx/dt के रूप में लिख रहा हूँ मैं, वो क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगी, डेल A/dt माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा ये
C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल C अपॉन डेल T। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये T2 माइनस T1 और यहाँ से क्या हो जाएगा ये C2 माइनस या CO2 माइनस C1। इस तरह से हम अभिक्रिया की औसत दर निकालते हैं ग्राफ से, ये रिएक्टेंट की पदों में। इसी से हम अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं तो क्या करेंगे, देखो। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये हमारे पास ग्राफ ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए इस पर एक पॉइंट चूज करते हैं, मान लो P। आप पर स्वैच्छ है, वो आर्बिट्री है, कहीं पर भी आप चुन सकते हैं। और उस पॉइंट के करिस्पॉन्ड आप एक टेंजेंट या स्पर्श लिखाएंगे। इसको जब आगे बढ़ाएंगे आप तो देख रहे हैं आप, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर काट रहा है और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काट रहा है। अगर इसको मैं A नाम दूं, इसको अगर B नाम दूं, तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है वह OB B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यह A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी, ढाल होगा, ग्रेडियंट होगा, प्रवणता होगा, वो क्या हो जाएगी, OB अपॉन OA हो जाएगा, जो कि क्या कहलाता है, और यही स्लोप क्या कहलाती है, यहाँ पर DA अपॉन DT हो जाएगा। तो किसी भी दोनों में क्या अंतर है, वहाँ पर 2 पॉइंट लेते हैं, दोनों पॉइंट के करेस्पॉन्ड टाइम एक्सिस एंड कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस पर लंबवत गिराते हैं, फिर दोनों में अंतर निकालते हैं, तब क्या निकलती है, हमारे पास एवरेज निकलता है। और इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए एक पॉइंट चूज करते हैं, उस पर टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है वह सरल रेखा की ढाल निकालते हैं, और ढाल क्या जाती जो आता है वही उसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का संबंध स्लोप से है, ढाल से है, जबकि इसका संबंध 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर। इसी तरह से आप प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हो। प्रोडक्ट की केस में ग्राफ उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये टाइम है और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है। तो प्रोडक्ट की केस में क्या हो जाती है, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। जब इसका हमको एवरेज रेट निकालना है, तो एवरेज रेट निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट लेंगे और इस 2 पॉइंट की करेस्पॉन्ड टाइम एक्सिस ये हो जाएगा T1, ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा C1, यहाँ हो जाएगा T2, ये हो जाएगा C2। और इसी को अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो एवरेज रेट है R लेता हूँ, R एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो जाएगा एवरेज के लिए। और अगर इसी को हम अगर इंस्टेंटेनियस में निकालते हैं, तो वैसे तो किसी रिएक्शंस की इंस्टेंटेनियस रेट प्रोडक्ट साइड से नहीं निकालते, रिएक्टेंट साइड से निकालते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमको बोलता है तो उस परिस्थिति में हम यहाँ पर नहीं, वैसे किसी रिएक्शंस की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्रोडक्ट के सहारे निकल जाती है, रिएक्टेंट के सहारे निकल जाती है, प्रोडक्ट के सहारे नहीं निकल जाती। तो ये हो गया आपका ग्राफ से एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका। अब हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेगा कि स्ट्रेट लाइन के रूप में आ रहा है ग्राफ, तो हमको स्ट्रेट लाइन के बारे में भी कुछ जानकारी रखने पड़ेंगे। यहाँ पर जो ग्राफ सरल रेखा जब इस तरह से होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो इसकी स्लोप निगेटिव होता है, स्लोप निगेटिव होता है। और जब ग्राफ या स्ट्रेट लाइन ये इस तरह से होता है, इसको अगर ऐसे लिए फर्स्ट और इसको अगर सेकंड मानूं तो ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा और ये स्लोप क्या हो जाएगी, ये प्लस होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गई हमारा सामान्य बातें और महत्वपूर्ण
इस चैप्टर से। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।